हेलो एवरीवन। आज यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में हम अपना नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रेट शुरू करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हम इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी थी। पहले जो काइनेटिक्स पढ़ी थी वो कितने ऑर्डर की थी? जीरो ऑर्डर। और आज जो हम पढ़ेंगे वो इंटीग्रेटेड रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जिस तरीके से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की इंटीग्रेटेड रेट कैलकुलेट करी थी, इन द सेम वे हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह। तो लेट वी हैव ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन मान लो, कोई भी जर्नल रिएक्शन ले ली, ए से प्रोडक्ट बनता है, ए कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। ये कोई भी रिएक्शन मान ली और इस रिएक्शन का ऑर्डर पहले ही डिफाइन कर दिया, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन ऐसी ली जिसका ऑर्डर ही फर्स्ट ऑर्डर है, यानी टाइप जो एग्जांपल लिया, क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल टर्म है, उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमने मान लिया एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो टाइम t=0 पे कितना रिएक्टेंट था, जितना भी रिएक्टेंट था उसके अमाउंट को मैंने लिख दिया A0। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, हमने रिएक्शन प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है, उस टाइम को हमने 0 टाइम मान लिया। उस टाइम पे सारा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी रखी हुई है? 0, यानी प्रोडक्ट बना ही नहीं है। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट नहीं बना, तो प्रोडक्ट की अमाउंट को लिख दो सीधा सीधा 0। रिएक्टेंट शुरुआत में 100% यानी A0 ले रखा है, और ये कितना ले रखा है? 0। टाइम बीत जाता, कुछ टाइम बीतने के बाद, कितना टाइम बीतने के बाद? t सेकेंड स्पेंट होने के बाद, t सेकेंड्स के बाद मैं देखता हूँ तो मेरे पास रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ A। कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है? A। मैं मान लो स्टार्टिंग में लेके चला था कितना? 50 ग्राम A लेके चला था, कुछ टाइम बीतने के बाद मेरे पास A बचा हुआ है कितना? 30 ग्राम। A0 50, A कितना बचा? 30। तो सीधा सीधा मतलब है तुम्हारा A कितना प्रोडक्ट में बदल गया, कितना प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे? 20 ग्राम। समझ में आ गया ना? A लेके चला था 50 ग्राम, बच गया कितना? 30 ग्राम। तो कितना प्रोडक्ट बन गया? कितना प्रोडक्ट बना भाई? ये 20 ग्राम्स प्रोडक्ट बन जाए। तो यानी 20 ग्राम्स निकालने का मतलब था शुरुआत वाली वैल्यू में से आखिरी वाली वैल्यू माइनस कर दी, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स पिछली बार भी थे कि आपका A0 स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की इनिशियल अमाउंट है, A रिएक्टेंट की फाइनल अमाउंट है, A0 माइनस A प्रोडक्ट की फाइनल अमाउंट है, जबकि प्रोडक्ट की शुरुआत में अमाउंट कितनी लेके चले थे हम? 0, ठीक है। प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में अमाउंट 0 थी, प्रोडक्ट की फाइनल अमाउंट A0 माइनस A है। डिफरेंशियल रेट, सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशियल रेट, क्लियर है। डिफरेंशियल रेट से रेट लिखने का फॉर्मूला था, जिसकी भी रेट लिखनी है उसको किससे डिवाइड कर देना? चेंज इन टाइम से। रेट मीन्स डिवाइड बाई टाइम चेंज। रेट का मतलब शुरुआत में पहले दिन मैंने बताया था कि अगर मैं किसी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो रेट बन जाती है, और रेट मुझे रिएक्टेंट की लिखनी है। रिएक्टेंट टाइम के साथ खत्म होता जाएगा, दैट्स वाई साइन किसका लगाओगे? माइनस का। रिएक्टेंट जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ये 50 से 30 आया, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5 घटता जाएगा, और लॉस होने का साइन होता है माइनस। और किसका लिख रहे हो? A का, तो ये बन जाएगा माइनस dA/dt, इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशियल डेरिवेटिव फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखी, डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखी, और उसका फॉर्मूला हुआ माइनस dA/dt। सेकंड, रेट ला इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी तुम्हें, रेट ला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन वाज रेट ला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जो थी वो हमारी रेट ला इक्वेशन थी। डिफरेंशियल रेट में रेट लिखने का तरीका होता था dt से डिवाइड कर दो, रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दो, जिस रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हो उसको dA लिख दिया, ठीक है। अगर B होता रिएक्टेंट तो यहाँ dB लिख देता, C होता तो dC लिख देता। रेट ला इक्वेशन कहती थी कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, और उनकी पावर ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है पहले ही कितना है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ईच रेज टू द पावर अल्फा बीटा, विच इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर मुझे पहले बता दिया उसने कितना है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट लगा दूंगा प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, और ये बन गया A, इक्वेशन नंबर 2।
सिंपल दोनों इक्वेशंस हमने पढ़ ली थी पहले कि डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है तो हम लिखेंगे -dA/dt, और रेट ला इक्वेशन से लिखना होगा तो हम लिखेंगे उसको k इंटू ए की पावर ऑर्डर हो गया 1 तो पावर 1। पिछली बार यहाँ पावर 0 लगा दी थी और किसी की पावर 0 करते हैं तो 1 बन जाता है वो, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड चेक करो। इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, और जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो वो रेट है यानी इक्वल है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो इन दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम। जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है दोनों इक्वेशन की, तो राइट हैंड साइड भी दोनों की क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लिखो बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दैट्स वाई इनकी राइट हैंड साइड भी क्या मिलनी चाहिए, इक्वल मिलनी चाहिए। जब दो की लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे लिख, राइट हैंड साइड पे था -dA/dt, यहाँ लिखा हुआ था -dA/dt, और यहाँ लिखा हुआ था k इंटू ए, स्मॉल k इंटू ए। क्लियर, -dA/dt k इंटू ए। अब देखो जो a था इसको नीचे ले आओ क्योंकि a यहाँ पे है, वेरिएबल सेपरेट करते हैं इंटीग्रेशन करने से पहले, तो लिखा -dA और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ a हो गया। dt को मैं इस साइड ले गया, ये k इंटू dt बन गया। k इंटू क्या बन गया, dt। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेट करना। पहले जो एक जैसे दिखते हैं उनको एक साइड ले आओ, a और a दोनों को एक साइड लिख लिया, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड बन गया, और फिर इधर k इंटू dt बन गया। अब करो इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। इक्वेशन को हमने किया इंटीग्रेट इनिशियल टू फाइनल, -1/a dA इक्वल्स टू इंटीग्रेशन k को लिख दिया बाहर dt मतलब टाइम। dt का मीन्स क्या होगा, टाइम रिएक्शन स्टार्ट हुई जब 0 सेकंड था, और फाइनल टाइम कितना सेकंड है, t सेकंड। रिएक्शन स्टार्ट हुई जब टाइम कितना था, 0 सेकंड, और रिएक्शन जब खत्म हो रही है तो टाइम कितना है, t सेकंड। यानी इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक जाएगा, t तक। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, t की लिमिट कितनी होगी, 0 से t। रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो टाइम 0 था, रिएक्शन जब हम देख रहे हैं उस टाइम पे t है, और जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो a की वैल्यू a0 थी, और रिएक्शन जब हम चेक कर रहे हैं उस टाइम पे a की वैल्यू कितनी है, a। तो इंटीग्रेशन a की लिमिट आएगी a0 से a तक, ठीक है। लिमिट्स पिछली बार भी सेम टू सेम तरीके से पुट करी थी कि शुरुआत में टाइम 0 था, बाद में टाइम t है, तो शुरुआत में टाइम 0 है, बाद में टाइम t है। शुरुआत में कंसंट्रेशन a0 है रिएक्टेंट की, फाइनल कितनी है a, तो a0 से a। और पिछली बार मैंने ऐसा बोला था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में इंटीग्रेशन ऑफ dA वाज इक्वल्स टू a, इंटीग्रेशन ऑफ dt वाज इक्वल्स टू t, इंटीग्रेशन ऑफ dx वाज इक्वल्स टू x। ऐसा ही होता है, dt का t, dx का x, dA का a। लेकिन जब इंटीग्रेशन किसका सोल्व करना हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx कितना होगा, 1/x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln ऑफ x, यानी नेचुरल लॉग ऑफ x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x या 1/a का log a बन जाएगा, ठीक है, और 1/x का कितना बन जाएगा, ln x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना बनेगा, ln x। तो यहाँ पे 1/a का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, 1/a का इंटीग्रेशन बनेगा ln ऑफ a, लोअर लिमिट a0 अपर लिमिट a इक्वल्स टू k, dt का इंटीग्रेशन कितना बन गया, t। क्लियर, 1/a का इंटीग्रेशन बन जाएगा ln a, 1/x का होता है ln x, और 1/a का हो जाएगा ln a, लोअर लिमिट a0 अपर लिमिट a। क्लियर। अब देखो आगे साइन लगा हुआ है माइनस का साइन, अपर लिमिट हो गई a, ln a। यहाँ a की जगह a पुट किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर यहाँ पे लिखोगे a की जगह पे a0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू kt। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू kt, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है। अब देखो ये जो माइनस साइन है इसको अंदर लेके जाओगे तो सिंबल बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। ln a0 जो माइनस का था वो प्लस का बन के मैंने आगे लिख दिया,
लोन ए नोट जो दिख रहा है ये माइनस का है यहाँ पे, और माइनस का अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, और लोन ए प्लस का था ये हो गया माइनस, और बराबर में आ गया के टी। क्लियर है? यहाँ पे किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस को अंदर लाया तो उल्टा करके लिख दो, ए नोट को पहले लिख दिया, ए को बाद में। अब एक लॉगरिथमिक की इनइक्वालिटी होती है कि log a माइनस log b, log a माइनस log b, यानी log a नोट माइनस log a माइनस log b होता है ना, log a माइनस log b, तो ये बन जाएगा log ऑफ a अपॉन b, log ऑफ a अपॉन b बन जाता है। ठीक है, log a माइनस log b होता है तो क्या बन जाएगा, log a अपॉन log b। तो इसी तरीके से log a नोट माइनस log a है तो बन जाएगा ln a नोट बाई a, और इक्वल्स टू आ जाएगा के टी, उल्टा लिख लो, के टी बराबर आ जाएगा ln a नोट बाई a। के टी बराबर कितना आ जाएगा, ln a नोट बाई a। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट बन जाएगा। फिर से देख लेते हैं इसको। लेट वी हैव ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ए गोज टू द प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जर्नल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले ली, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था। जब 0 टाइम था तो मैंने मान लिया यहाँ पे रिएक्टेंट मेरे पास ए नोट है और प्रोडक्ट कुछ बना नहीं तो 0 मान लिया। फिर इसके बाद कहता है कि जब टाइम t सेकंड्स बीत जाता है, टाइम कितना बीत जाता है, t सेकंड्स, तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन ए की यानी रिएक्टेंट की सिर्फ कितनी बची हुई है, ए, और प्रोडक्ट कितना बनेगा, इनिशियल रिएक्टेंट माइनस फाइनल रिएक्टेंट, दोनों को माइनस कर दिया। इसके बाद दो रेट लिखी, एक डिफरेंशियल रेट लिखी माइनस डी ए बाई डी टी, एक बार रेट ला लिखा k इंटू ए की पावर 1, 1 वाज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोनों की राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दैट्स वाई दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल किया। इक्वल करने के बाद वेरिएबल सेपरेट किए, यानी ए और ए को दोनों को एक साइड रखा और इंटीग्रेशन लगाया। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से t, ए नोट से a, 0 से t, ए नोट से a। इसके बाद इंटीग्रेशन देखो, 1 अपॉन a का इंटीग्रेशन यानी 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन a का हो गया ln a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln a माइनस ln a नोट, अंदर ले गया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन चेंज, और फिर इनइक्वालिटी लगाई, ln a माइनस ln b इज इक्वल्स टू ln a अपॉन b। आंसर बन जाता है के टी इक्वल्स टू ln a नोट बाई a। यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो फॉर्मूला आ जाता है इंटीग्रेटेड रेट का, वो के टी इक्वल्स टू आता है ln a नोट बाई a। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ln a नोट बाई a, ln a नोट बाई a बन जाएगा। ठीक है, देखो भाई, ln नेचुरल लॉग को जब आप log बेस 10 में कन्वर्ट करोगे, ln को जब किस में बदलोगे, log में, तो वैल्यू को आगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से। ln को जब किस में बदलेंगे, log में, ln नेचुरल लॉग होता है और log होता है बेस 10। ठीक है, तो आंसर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, तो आंसर आ जाएगा 2.303। ln की बजाय हो गया log बेस 10 और a नोट बाई a, यानी हमारी जो log टेबल दे रखी है उस log टेबल में log बेस 10 का होता है। तो अगर हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा तो उस टाइम पे फॉर्मूला जो अप्लाई करना है, फॉर्मूला जो यूज़ करना है, वो ln की बजाय किस में यूज़ करेंगे, log में। इसको इक्वेशन नंबर 4 भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी सोल्व करेंगे तो फॉर्मूले में ln की बजाय हम किसका यूज़ करेंगे, log का। क्लियर? अब देखो, इस इक्वेशन को फिर से उठाओ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, के टी इक्वल्स टू ए नोट बाई ए है, ये क्या लिख रखा है, ए नोट बाई ए। इसको उल्टा करके लिखते हैं, इसको किस तरीके से लिखते हैं, ln ए बाई ए नोट, उल्टा कर दिया। log a नोट बाई a था, इसको क्या कर दिया, रिवर्स, और अगर मैंने इसको रिवर्स किया तो साइन यहाँ पे किसका आ जाएगा, माइनस का, या साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। ln a नोट बाई a था तो इसको लिख दिया ln a बाई a नोट, साइन किसका आ गया, माइनस का। माइनस का साइन इसको दे दिया, ये बन गया माइनस के टी बराबर में ln a बाई a नोट, या फिर इसको ऐसे लिखो ln a बाई a नोट
बराबर माइनस के टी, और इसका ले लो फिर एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। इस इक्वेशन का लेंगे इसके बाद एंटी लॉग। इक्वेशन सिंपल सी थी, के टी बराबर लॉन ए नोट बाई ए। के टी बराबर कितना था, लॉन ए नोट बाई ए। इसको उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो इक्वेशन बन गई ए बाई ए नोट, और फिर इसका साइन हो गया माइनस का, माइनस साइन के टी को दे दिया तो लॉन ए नोट बाई ए बराबर माइनस के टी बन गया। एंटी लॉग लोगे तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, एंटी लॉग लोगे तो ये जो लॉग दिख रहा है एलन दिख रहा है, ये एलन कैंसिल हो जाएगा, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, तो बच गया ए बाई ए नोट। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना बच गया, ए बाई ए नोट। और जो इधर माइनस के टी बना हुआ था ये पावर चला जाएगा ई की, आंसर बन जाएगा ए बाई ए नोट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, और ए इक्वल्स टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी, जहाँ सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। ए का मतलब है रिएक्टेंट की फाइनल अमाउंट, बी का मतलब है ए नोट इनिशियल, ए नोट का मतलब है इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ई की पावर माइनस के टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर लास्ट एंड फाइनल 5। एक बार देख लेते हैं इसको कि जब हमने एंटी लॉग लिया तो आंसर बना ए बाई ए नोट, ठीक है, बराबर माइनस के टी, जब ना सॉरी ई की पावर माइनस के टी। एंटी लॉग लेते हैं तो जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा वो ई की पावर में चला जाया करता है, और जिसके साथ लॉग लग रखा है उसका लॉग क्या हो जाता है, कैंसिल। तो जिसका लॉग कैंसिल हुआ वो तो ए बाई ए नोट बन गया, जिसके साथ कुछ भी नहीं था वो ई की पावर में चला गया। आंसर बचा ए इक्वल्स टू ए नोट ई की पावर माइनस का के टी। क्लियर। तो देखो हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से आ गए। फॉर्मूला सबसे पहले हमारे पास आया के टी बराबर लॉन ए नोट बाई ए, लेकिन इसको न्यूमेरिकल में यूज़ करने की बजाय हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2.303 लॉग ऑफ ए नोट बाई ए, बिकॉज लॉग 10 कैलकुलेट करना आसान होता है, लॉग 10 कैलकुलेट करना आसान होता है। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारे पास बना फाइनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बराबर इनिशियल ई की पावर माइनस रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ द रिएक्शन, टाइम ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इंटीग्रेटेड रेट होती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होती है, इंटीग्रेटेड रेट। नेक्स्ट इसी में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो टॉपिक है हमारा वो है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होगी, व्हाट विल बी द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, जिसको हमने पिछली बार भी पढ़ा था, टी हाफ से लिखा था। पिछली बार फर्स्ट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का आंसर आया था ए नोट डिवाइडेड बाई 2k। ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमारी हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन थी। और हाफ लाइफ जैसे नाम से पता चलता है, हाफ लाइफ का मतलब है 50% रिएक्शन पूरी होने में जो टाइम लगेगा उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। यानी जितनी देर में आधी रिएक्शन पूरी हो जाएगी वो कहलाएगा हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द हाफ ऑफ द रिएक्शन और 50% ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज टी हाफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड for 50% reaction completion, यानी 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उस रिएक्शन को हम जनरली क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन यानी टी हाफ। अगर आपके पास रिएक्टेंट ए है और उससे प्रोडक्ट बनता है पी, तो कहता है शुरुआत में अगर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है तो ये ए नोट है, टाइम t आ गया तो ये ए हो गया, ये 0 था, ये ए नोट माइनस ए था। टाइम t था, t टाइम था, उस टाइम पे रिएक्टेंट बचा हुआ है ए, तो प्रोडक्ट कितना बना, ए नोट माइनस ए। लेकिन कहता है कि अगर टाइम कितना है, हाफ लाइफ, कौन से टाइम पे कंसंट्रेशन चेक करो, हाफ लाइफ, यानी 50% रिएक्शन पूरी हो चुकी। शुरुआत में अगर तुम ए नोट लेके चले थे तो ए कितना बच गया तुम्हारे पास, शुरुआत वाले का आधा, यानी आधा खत्म हो गया, आधा मेरे पास बच गया। तो 50% रिएक्शन पूरी होने में जो टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% रिएक्शन कंप्लीशन इज नोन एज हाफ लाइफ। शुरुआत में मैं 100 लेके चला था और जब हाफ लाइफ होगी उस टाइम तक ये कितना बचा हुआ मिलेगा मुझे, 50। ए नोट लेके चला तो कितना बचा हुआ मिलेगा मुझे, ए नोट बाई 2। फॉर्मूला लिखा के और टी की जगह पे लिखा टी हाफ, इस फॉर्मूले में
टी की जगह पे टी हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2.303 log इनिशियल अमाउंट ए नोट, इनिशियल अमाउंट ए नोट, फाइनल अमाउंट कहता है इनिशियल अमाउंट डिवाइड बाई 2। फाइनल अमाउंट कितनी लिखोगे, जितना शुरुआत में लेके चले थे रिएक्टेंट उसका कितना बच गया, हाफ, तो ए नोट अपॉन में कितना 2, ए नोट से कट गया ए नोट और 2 चला गया ऊपर, तो ये बन गया के टी हाफ बराबर 2.303 और log ऑफ 2, log 2 होता है 0.303, 0.303, तो हाफ लाइफ के टी हाफ बच जाएगा 0.693 और हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन जो आ जाएगा वो 0.693 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, के, दिस इज़ द हाफ लाइफ। के टी हाफ लिखना है तो के को ले जाओ नीचे, के को कहाँ ले जाना पड़ेगा, नीचे, तो के टी हाफ बन जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के, 0.693 डिवाइडेड बाई के। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन का मतलब होता है जितने टाइम में आपकी रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए, यानी 50% रिएक्टेंट खत्म हो जाए और बच कितना जाए, जितना लेके चले थे उसका हाफ, कितना बच जाए आपके पास, ए नोट बाई 2, अगर आपने शुरुआत में कितना लिया था, ए नोट, तो इस टाइम को जनरली क्या बोला जाता है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ जाता है टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, पहला फॉर्मूला आया के टी इक्वल्स टू 2.303 log ए नोट बाई ए, दूसरा फॉर्मूला आता है ए इक्वल्स टू ए नोट ई की पावर माइनस ऑफ के टी। ठीक है, तो ये सारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के फॉर्मूले थे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जितने भी मैक्सिमम फॉर्मूले बनते थे वो हमने पढ़ लिए। अब इसमें बचता है ग्राफ और इसके न्यूमेरिकल्स। इसमें टॉपिक बचा है ग्राफ और उसके न्यूमेरिकल्स। देखो ग्राफ में फर्स्ट ग्राफ हमें बोला जाता है प्लॉट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। इक्वेशन हमारे पास 3 होती हैं, के टी बराबर 2.303 लॉगरिथमिक ऑफ ए नोट बाई ए, एक इक्वेशन है, ए बराबर ए नोट ई की पावर माइनस के टी, एक हाफ लाइफ है कितना 0.693 डिवाइडेड बाई के, और यही फॉर्मूलों में बार बार यूज होगा जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब। 3 इसकी हैं और 3 ही इक्वेशन फर्स्ट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में थी। पहली इक्वेशन है ए वर्सेस टी, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे भी आती है और कंसंट्रेशन इस इक्वेशन में भी आती है, लेकिन वहाँ कंसंट्रेशन के साथ क्या लगा हुआ है, लॉगरिथमिक, यहाँ कंसंट्रेशन में क्या लगा हुआ है, लॉग, दैट्स वाई कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, और इक्वेशन है ए बराबर ए नोट ई की पावर माइनस ऑफ के टी। ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है, इस इक्वेशन में मैथमेटिक्स की एक टर्म आ रही है एक्सपोनेंशियल टर्म, यहाँ जो टर्म आ रही है वो ई आ रही है एक्सपोनेंशियल, और ऊपर से साइन माइनस आ रहा है, तो ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। यहाँ पे ग्राफ जो मुझे दिख रहा है वो कैसा ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, यानी घटता हुआ ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियली फॉलिंग ग्राफ होगा। क्यों, क्योंकि साइन आ रहा है माइनस का, ये तो डिक्रीज हो गया, ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल, और कभी भी जब ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है तो वो ऐसे डिक्रीज करता है, इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, और अगर ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा तो ग्राफ ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, सीधा लाइन का ग्राफ, तो ये ना तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये होगा माइनस साइन के साथ, ई की पावर माइनस के टी है, तो कंसंट्रेशन तो इस साइड रखोगे ए की और टाइम रखोगे इस साइड, और ग्राफ बनेगा ए बराबर ए नोट ई की पावर माइनस के टी, ग्राफ बनेगा ए बराबर ए नोट ई की पावर माइनस के टी, ए इक्वल्स टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। इस ग्राफ में जो सबसे अच्छी बात दिखाई देती है वो ये होती है कि ये लाइन इस टाइम एक्स, ये कंसंट्रेशन और टाइम, इन दोनों की लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल लाइंस हमेशा किस पे जाके मिलती हैं, इन्फिनिटी में। जैसे कोलराल्स लॉ में एक कॉन्सेप्ट आया था जिसमें कहते थे लैम्डा इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि कंडक्टेंस और जो ये ग्राफ था ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं और वो जाके मिलेंगे इन्फिनिटी पे।
कोई भी दो लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल होती है वो हमेशा कहाँ जाके मिलती हैं, इन्फिनिटी पे मिलती है। यानी ये कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं बनेगी। अगर ये जीरो बनेगी भी तो कितने टाइम पे जाके जीरो बनेगी, इनफाइनाइट टाइम पे। एक रिएक्शन का रिएक्टेंट कभी जीरो नहीं बनता, यानी रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। कौन सी टाइप की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर टाइप रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर टाइप रिएक्शन का जो ग्राफ होता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, वो एक्सपोनेंशियल होता है और वो टाइम एक्सिस के कंसंट्रेशन एक्सिस पैरेलल हो जाती है। टाइम और कंसंट्रेशन पैरेलल हो जाते हैं, यानी कभी भी कंसंट्रेशन इस जीरो नहीं बनती। अगर वो जीरो बनती भी है तो किस पे जाके बनती है, इनफाइनाइट टाइम पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 ग्राम ए लिया, एक हाफ लाइफ के बाद कितना खर्च हो जाएगा, 50%। एक हाफ लाइफ के बाद कितना खर्च हो जाएगा, 50%। बच कितना जाएगा, 50%। तो यानी कितना बच जाएगा ये, 50। अब यहाँ से अगली हाफ लाइफ शुरू होगी तो 50 का कितना बचेगा, हाफ बचेगा। 50 का कितना बच जाएगा, 25 खर्च हो गया। अगली बार 25 का कितना बचेगा, 12.5। अगली हाफ लाइफ में कितना बचेगा, 6.25। क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीट हो सकती है, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती। इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम चाहिए, इनफाइनाइट। मान लो किसी की हाफ लाइफ है वो 20 मिनट है, किसी की हाफ लाइफ कितनी है, 20 मिनट। तो 20 मिनट में 100 ग्राम से घट के 50 ग्राम, अगली 20 मिनट में 50 ग्राम से घट के 25 ग्राम, अगली 20 मिनट में 25 ग्राम से घट के 12.5, नेक्स्ट 20 मिनट्स में वो आ जाएगा 6.25। इस तरीके से रिएक्शन इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। यानी ये दोनों पॉइंट्स कभी मैच नहीं होते, कंसंट्रेशन कभी जीरो नहीं बनेगी। ये ग्राफ अगर ऐसे टच कर जाता है इसको तो ये कंसंट्रेशन जीरो बन जाती है और उस टाइम को बोलते हैं कंप्लीशन टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, और वो हमेशा कितना होगा यहाँ पे, इनफाइनाइट। अगर तुम कभी भी ए नोट अमाउंट लेके चले थे तो एक हाफ लाइफ के बाद बच जाएगा ए नोट बाई 2, अगली हाफ लाइफ के बाद बच जाएगा ए नोट बाई 4, नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद बच जाएगा ए नोट बाई 8। कैसे, ए नोट बाई 2 50%, ए नोट बाई 4 25%, ए नोट बाई 8 12.5%, इतना बचेगा। तो यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ। कितनी हाफ लाइफ चली जाए, एन हाफ लाइफ, तो बचेगा शुरुआत में जितना लेके चले थे डिवाइड बाई 2 की पावर एन, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। सही है भाई। इस तरीके से ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, और देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो ग्राफ आएगा एक्सपोनेंशियल। इसकी जगह पे पिछला ग्राफ पलट के देखना कॉपी में, ए वर्सेस टी का जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन था। पेपर में एक ग्राफ दे देता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम और पूछता है क्या ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का। तो अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ एक्सपोनेंशियल है तो फर्स्ट ऑर्डर है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो ऑर्डर कितना है, जीरो ऑर्डर है। सीधी लाइन का ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, और अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है, इस इक्वेशन का ग्राफ है, तो ऑर्डर है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये पूछ सकता है पेपर में, ग्राफ देखे कि ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ जाके इनफाइनाइट पे मिलता है, इसलिए रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगी। तो किसी भी टाइम के बाद, हाफ लाइफ के बाद, किसी भी हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट बच गया, ए नोट डिवाइड बाई 2 की पावर एन, ए नोट डिवाइड बाई 2 की पावर एन। मान लो 5 हाफ लाइफ निकल ली तो ए नोट डिवाइड बाई 2 की पावर 5, 2 हाफ लाइफ निकली है ए नोट डिवाइड बाई 2 की पावर 2। सेकंड ग्राफ है जो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है, ए लॉग ऑफ ए वर्सेस टाइम। और मुझे पता है लॉग फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे नहीं पढ़ा हमने कहीं पे भी लॉग की टर्म जीरो ऑर्डर में तो पढ़ी ही नहीं। तो पेपर में अगर कहीं लॉग की टर्म दिख जाए या एक्सपोनेंशियल टर्म दिख जाए तो ऑर्डर हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होगा। एक्सपोनेंशियल टर्म दिख जाए या टर्म दिख जाए कौन सी, लॉग, इक्वेशन कौन से ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की। देखो भाई ये कहता है KT बराबर कितना था 2.303 और लॉग ऑफ ए नोट डिवाइडेड बाई था ए, लॉग ऑफ ए नोट डिवाइड बाई कितना था ए। अब यहाँ पे एक बार पहले समझ लेते हैं फिर बाद में सोल्व करेंगे। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, लॉग ए।
चाहिए ना, तो log तो ये रहा और a नीचे डिवाइड में, तो क्या निकालना पड़ेगा सेपरेट करके, log a। उसके बाद हमें क्या चाहिए, टाइम। तो सबसे पहले मैं हटाना शुरू करता हूँ, मेरा टारगेट है log a को कैलकुलेट करना, log a को निकालना इस इक्वेशन से। तो ये जो 2.303 दिख रहा है आगे, इसको हटा के इसके नीचे लिख दो, ये बन जाएगा 2.303 और बराबर आ जाएगा log a नोट डिवाइडेड बाई कितना आ गया, log a। एक तो टर्म आ गई थोड़ी सी। अब वही फॉर्मूला लगाओ जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि log a माइनस log b किसके बराबर होता है, log a माइनस log b, हाँ log a अपॉन b किसके बराबर होगा, log a अपॉन b। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगाना। आप देखो log a डिवाइड बाई b, log a नोट बाई a, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के टी बराबर, या फिर इसको उल्टा करके लिख लो, log a नोट बाई a बराबर के टी अपॉन 2.303, log a अपॉन b, log a नोट बाई b, तो log a माइनस log b, क्या लिख दिया, log a माइनस log b के टी अपॉन 2.303। ये इनइक्वालिटी यूज करिए, log a माइनस log b बराबर log a अपॉन b, और हमारे पास लिखा हुआ था log a अपॉन b, इसको लिख दिया log a नोट माइनस log a। अब निकालना क्या है, log a आसानी से आ सकता है, सिर्फ log a नोट को इस साइड लेके जाओ, तो बचा कितना, माइनस ऑफ log ऑफ a इक्वल्स टू आ जाएगा के टी अपॉन में 2.303 माइनस ऑफ log ऑफ a नोट। ये साइन माइनस भी नहीं चाहिए हमें, तो लिख लो भाई log a, साइन इधर ले गया, के अपॉन में 2.303 मल्टीप्लाइड बाई टाइम और माइनस का हो गया प्लस log a नोट। ये इक्वेशन बन गई एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन बनी है किस टाइप की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। थोड़ा सा सोल्व किया है, के टी बराबर 2.303 log a नोट बाई a होता है, के टी बराबर 2.303 log a नोट बाई a होता है। टारगेट हमारा log a निकालना है, तो मैंने क्या किया, इस 2.303 को हटाया, इसके नीचे ले आया, बन गया ये। इसके बाद इनइक्वालिटी लगाई, log a नोट बाई a को लिख सकता हूँ log a नोट माइनस log a, log a नोट माइनस log a बराबर के टी अपॉन 2.303। अब यहाँ दिख रहा है log a, इसको रखा अलग से और इसको उठा के इस साइड ले गए, ये बन गया माइनस a नोट। फिर इसके आगे साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का, ये साइन इनको दे दिया माइनस का, तो ये इक्वेशन बन जाती है y, ये एक्सिस होगी y एक्सिस, है ना, ये एक्सिस होगी y एक्सिस, और y एक्सिस पे किसको लिखा, log a को। फिर लिखा ये m, ये पूरा क्या बन गया m, स्लोप, इसका क्या बन गया, स्लोप, और स्लोप कैसा है, नेगेटिव, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो इक्वेशन आएगी डिक्रीज करती हुई, दिस इज द नेगेटिव स्लोप। अगर ग्राफ ऐसे नीचे की साइड आ रहा है तो स्लोप नेगेटिव है, और ग्राफ ऐसे जाता तो स्लोप कैसा होता, पॉजिटिव। और x एक्सिस y इज इक्वल्स टू एम एक्स, एक्स एक्सिस पे किसको लिखा, टाइम को, x एक्सिस पे किसको लिखा, टाइम को, और प्लस में इंटरसेप्ट c। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो m होगा माइनस के अपॉन में 2.303। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में दो ग्राफ मिलेंगे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ मिले तो वो स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ मिले तो कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग। स्लोप ग्राफ का कितना होगा, माइनस के अपॉन 2.303। इंटरसेप्ट ग्राफ का कितना होगा, लॉग ए नोट, इंटरसेप्ट जो ग्राफ का होगा वो कितना होगा, लॉग ए नोट। हमने दो टाइप की इक्वेशन, दो ऑर्डर रिएक्शन पढ़े हैं अभी तक। एक रिएक्शन थी जीरो ऑर्डर की और एक इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। हमारे सिलेबस में यही दोनों काइनेटिक्स ऑर्डर लिखे हुए हैं। इन दोनों के फॉर्मूले और डिटेल्स मैं एक साथ लिख देता हूँ आखिरी में, ठीक है। देखो भाई, ऑर्डर अगर जीरो है तो रेट ला इक्वेशन बनेगा रेट के ए की पावर जीरो, क्योंकि पावर हमेशा ऑर्डर होती है। इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट लिखा जाएगा रेट बराबर के ए की पावर कितनी, 1। ऑर्डर कितना लिखा जाएगा, के ए की पावर 1। इसका इंटीग्रेटेड रेट आता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू के टी, या फिर उल्टा लिख सकते हो के टी बराबर ए नोट माइनस ए।
इसका इंटीग्रेटेड रेट आता है KT बराबर 2.303 लॉगरिथमिक ऑफ A0 बाई A। और एक और भी आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में A इक्वल्स टू A0 e की पावर KT। A का मतलब रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन, A0 का मतलब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन आती थी वो A0/2K आती थी। इसकी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन आ जाती है 0.693 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट। ठीक है, 2.303 KT। और अगला जो था इसके अंदर ग्राफ इसका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, वो स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग होगा। इसका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से लिखा गया है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा। ये फाइनाइट टाइम में पूरी हो जाएगी रिएक्शन, ये एक फाइनाइट टाइम लिमिट में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बजाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर ग्राफ देखा जाए किसका, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, तो रेट और कंसंट्रेशन का कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि ये पावर जीरो है, इसलिए रेट बदलेगी नहीं कंसंट्रेशन बदलने पे। इसकी करैक्टरिस्टिक होता था इसका एक ग्राफ, जो ग्राफ होता है log A वर्सेस टाइम का ग्राफ, जो कि जर्नली डिक्रीज कर रहा है। log A वर्सेस टाइम का ग्राफ जर्नली क्या कर रहा है, डिक्रीज। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल थी सनलाइट रिएक्शंस। H2 प्लस में Cl2 मिलके 2HCl बनता है। जो रिएक्शन सनलाइट में होती है वो जीरो ऑर्डर की पहचान होती है, और जो रिएक्शंस आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन जितने भी होती हैं वो सारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। और एक और रिएक्शन थी N2O5 ब्रेक डाउन होता है N2O4 में प्लस में हाफ O2। ये रिएक्शन भी कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड जीरो ऑर्डर दोनों काइनेटिक्स को पढ़ा है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, क्योंकि अभी इसकी सारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस कैलकुलेट करनी है, तो घर पे इनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सोल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका लास्ट टॉपिक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन और इसके न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो तब तक आपको ये फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर दोनों स्टडी करनी है, जितने न्यूमेरिकल हो सकते उतने सोल्व करने। ठीक है, ओके, थैंक यू।